तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट करने के बजाय आप 2 से 3 मंथ में किस तरीके से स्किल टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको उस पर अमल भी कर रहे होंगे। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे से आपका डे बाय डे क्लासेस अपलोड करवा करके आप लोगों को 2 से 3 मंथ में जहां तक मेरा पॉसिबल हो सकता है 100% मैं दे करके आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कल कहा था कि मैं आप लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड की तैयारी करवाऊंगी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है आपका डाल रखा है, जिसमें 3 से 4 वीडियो जो है आपका वर्णमाला मात्राएं से रिलेटेड है, जिसको मैंने संकेत लिपि में किस तरीके से उसे ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, लेकिन चूंकि वो आपका बहुत दिन हो गया है, बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था, जिस वजह से मैंने कल से फिर से उस क्लासेस को फिर से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन क्लास से मैंने शुरू किया, क्योंकि कुछ क्लासेस में जो है स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा वो लेंदी चला गया था, वीडियो जो है काफी लंबा चला गया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो है उसे शॉर्ट वीडियोस में थोड़े थोड़े तरीके से डेली उसे प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, और आंसर की वगैरह के बारे में कल ही बात हो चुकी थी कि आंसर की आपका हो सकता है कि 25 तारीख के अंदर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जहां तक देखा गया है अब तक, एग्जाम होने के बाद जो है जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 2 से 3 मंथ के बाद आप लोग का स्किल टेस्ट हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे अभी शुरू करने वाले हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो है जो बच्चे भी शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तो वरी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और जो बच्चे 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं वो प्रैक्टिस करके अपना कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जिनका शुरुआत है उनको पर डे का क्लास करना है, और पर डे जो है जितना हो सके खुद से पॉसिबल हो तो खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। मैंने कल ही बताया था कि आप लोगों को एक देसी प्रणाली की किताब रखनी है, एक नोटबुक रखनी है। जब भी क्लास करने बैठो तो बुक, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लेकर के बैठना है, पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगी, स्टार्टिंग इसका बताऊंगी। ठीक है, कि स्टार्टिंग क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, स्टेनोग्राफर की क्या क्या वैकेंसीज होती है, कहाँ कहाँ इसकी मांग होती है ना। और फिर मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकता हूँ। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है आपका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह डली हुई होती है, और तो बहुत सारे टीचर जो है ऑफलाइन पढ़ाते हैं और बच्चे वहां पर पढ़ने भी जाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप कहाँ पे किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ो चाहे वो आप ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सबसे पहले इसमें हमको जानना पड़ता है कि वैकेंसीज वगैरह क्या निकलती है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट वगैरह में आपका एसएससी निकालती है, जैसा कि आपका जो है इस मंथ आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, सभी राज्यों के हाई कोर्ट में आपका जो है वैकेंसी इसका निकलता है। 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 25 पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट तो होता नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड पोस्ट के लिए निकलता है। जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, स्किल टेस्ट अपना बढ़िया करते हैं, तो वो निकाल देते हैं। ठीक है, जिसमें कभी किसी किसी हाई कोर्ट वगैरह का एग्जाम में आपका जो है रिटन पेपर भी होता है, सीबीटी वगैरह एग्जाम होता है, तो कहीं पे जो है आपका केवल स्किल टेस्ट और जो है आपका टाइपिंग होता है, एंड देन इंटरव्यू के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताऊंगी, इनफैक्ट मैं मेरा मानना यह है कि आप लोग जो चीज अपना खुद से सर्च करके, फोन से गूगल से सर्च करके देख सकते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं स्टेनोग्राफर के सिंपली जिस तरीके से हिंदी में, जब आप लोगों को याद होगा कि जब हम बच्चे थे तो हिंदी में जब पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने, मातृभाषा जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमारे टीचर ने काका वागा पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि काका वागा जो है वो बेस है, अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो शब्द और शब्द के बाद वाक्य नहीं बनेगा। सेम इज यहाँ पे यही वही चीज है हिंदी को। यहाँ पे आपका हिंदी में जैसे मैं कुछ भी लिखती हूँ, लाइक आपका मैंने यहाँ पे कलम लिख दिया। ठीक है,
तो कलम लिखने के लिए क ल म, जब तक क ल म के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक ये शब्द नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर शॉर्ट हैंड की जानकारी आपको नहीं होगी तो इसको कैसे लिखना है इसके बारे में भी आपको पता नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से हिंदी में सीखते हैं, हिंदी से संकेत लिपि में इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बस उसी को यहाँ पे सीखना होता है आपको। जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत सारे वीडियोस है मेरे वर्णमाला से रिलेटेड, पर फिर से मैं वर्णमाला को ही पढ़ा दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया है आपका। एक हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया आपका व्यंजन वर्ण। आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं केस आप लोग भूल गए हैं तो पहले वाली वीडियोस को देख करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ज्यादा टाइम मत लगाइए, आराम से एक वीडियो फटाफट से आप हाई स्पीड में रख करके जो है आप देख सकते हैं इसको। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत जो है बहुत आ अम्बिकार आ आता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये जो है आ से लेकर अ तक होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो है ये भी कहेंगे कि इसमें अंग और आह भी आता है ना। तो इसको हम अलग से रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेनली जो है आपका इसमें तीनों में ये आह का जो है यूज अलग तरीके से बताया गया, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। व्यंजन वर्ण में आपका क से लेकर के आप स्रा तक पढ़ोगे। ठीक है, वैसे तो क से लेकर स्रा तक में आपका द्विगुण व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन आता है, उसमें व्यंजन आता है, बहुत सारी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को जाना है, समझना है, तो आप पहले वीडियो देख करके आराम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिलहाल व्यंजन वर्ण के बारे में बात करूंगी, किस तरीके से स्टेनो में हम क से लेकर के स्रा तक कैसे इसको लिखते हैं, तो इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। वर्णमाला जिसमें का वर्ग होता है आपका, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, सेम उसी तरीके से इसे हम आगे लिखते हैं। इसके आगे भी मैं बताऊंगी, यार अलावा व्यंजन के अंतर्गत आता है। वर्ग का मतलब है, जैसे वर्ग बहुत सारे बच्चों को पता और नहीं होगा। ठीक है, कि वर्ग क्यों लिखा जाता है। आप एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हर एक कक्षाएं होती है ना, वर्ग होता है, क्लासेस होती है, तो उसके अंदर एक दो बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। सेम यहाँ पे भी क वर्ग के अंदर एक अक्षर तो नहीं होगा, बहुत सारे अक्षर होंगे। क के अंतर्गत आपका 5 अक्षर आता है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, अंगा को मैं नहीं ले रही हूँ, इसका भी एक रीजन है स्टेनो में, इसको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, चा वर्ग में आपको च, छ, ज, झ। ठीक है, यह मैंने नहीं लिया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। टा वर्ग में आप ट, थ, द, ध। आप चाहो तो ना लिख सकते हो, ना तो मैं लास्ट में बताऊंगी। ये जो है सब आपका पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है। प्रथम अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर। पंचमाक्षर में आपका जो है अंगा, इया, मूर्धन्य वगैरह आता है, तो उसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। कैसे कहाँ यूज करना होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप देख सकते हैं। पा में आपका पा, प, ब, भ, माँ के बारे में भी बताऊंगी। इसके बाद मैं चलती हूँ 11 अलावा में य, र, ल, व, तलव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, हा। ठीक है, इसके बाद आपका संयोगी छ, त्र, ज्ञ, त्र। ठीक है, इसमें आपका जो है ये सारे के सारे, इसको हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। इसके अलावा दो और व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका ड़ और ढ होता है, इसको हम द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, इन सभी को हम उसमें व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और ये सारे आपके जो यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी,
मैंने पहले ही कह रखा है, जो जो चीजें इसमें बच रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे जानना है, तो आप पहले वाली वीडियो देख करके सीख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मेनली ये बताऊंगी कि मैंने ये सारे अक्षर को, इसके पंचमाक्षर को क्यों नहीं लिखा। तो आप लोग इस चीज पे गौर करेंगे कि जिस तरीके से वहां पे आपका अंगा होता है, य होता है, मूर्धन्य होता है, ना होता है और माँ होता है, ये 5 अक्षर हो गए। ठीक है, इन 5 अक्षरों का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ना की तरह होता है। ठीक है, और आप लोग देखोगे कि जब इसको हम इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में हम जब ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एन का यूज करते हैं, माँ के लिए हम एम का यूज करते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गंगा, गंगा हो गया आपका, चंदन, डंडा, ठीक है, और आप और भी ले सकते हो, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, ठंडा, डंडा वगैरह कुछ भी ले सकते हो, आप खुद से समझ सकते हो। गंगा की बात करें तो आप देखोगे कि सब में यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है ना, लगा हुआ, लेकिन सारे में जो है, और सबको हम ना ही पढ़ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंपन, प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पे माँ का हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा, यहाँ पे अनुस्वार लिखा है। तो इसका एक रीजन है, आप देखोगे कि सारे में अनुस्वार है, लेकिन फिर भी सब में इन सिर्फ एक इसका या इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका भी इस्तेमाल हुआ है, इसका भी यूज हुआ है, इसका भी यूज हुआ है। जैसे हम गंगा को पढ़ेंगे तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, जिस वर्ग से रिलेटेड होगा, उस वर्ग का पंचमाक्षर जो है उसके बीच में होगा। जैसे गंगा आपका का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार आपका या नहीं होगा, ना ही मूर्धन्य होगा, ये अंगा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये अंगा होगा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, गंगा, यहाँ पे बिंदी नहीं होगा। चंदन की बात करें तो चा जो है आपका चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चंदन। डंडा में आप देखोगे कि डंडा जो है आपका टा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो टा जो है आपका टा के अंतर्गत आपका मूर्धन्य आता है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, डंडा। ठंडा, ठा आपका टावर के अंतर्गत आता है, तो ठंडा। कंपन में आप पढ़ोगे तो ये माँ का प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन ही माँ का हो रहा है, देन ये हम नहीं ना लगा सकते हैं, इसके लिए ये माँ लगाना होगा ना। प्रोनाउंसिएशन हमको पढ़ के देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जैसे जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को पढ़ने वक्त हम करते हैं। ठीक है, कंपन, ये सारी चीजों को बताने का बस एक ही पर्पस है कि आप लोग ये देख सको कि सब में आपका अनुस्वार का यूज हो रहा है। तो जब इसे हम संकेत लिपि में ट्रांसलेट करते हैं, जब उसमें हम चेंज करके लिखते हैं, तो सारे में हम ना का प्रयोग करते हैं, ना कि इन सभी के लिए अलग अलग संकेत लिपि का प्रयोग होता है। इसके लिए होता है और इसके लिए, बाकी इन सभी के लिए जो है आपका एक ही संकेत लिपि से आप लिख सकते हैं, है ना। उसमें अलग अलग संकेत लिपि का यूज नहीं दिया गया है, बस आपको पढ़ करके समझना होता है कि कहाँ पे अंगा होगा, कहाँ पे इया होगा, कहाँ पे मूर्धन्य होगा। तो इस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर कोई पूछ दे कि भाई यहाँ पे तुम ना का यूज कर रहे हो, सब में ना लगा रहे हो, ठीक है, क्या सब में ना लगेगा, तो बिल्कुल, क्योंकि संकेत लिपि में हर एक का संकेत नहीं दिया हुआ है, इसे पढ़ करके समझना होता है कि कौन सा पंचमाक्षर कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला आप देखोगे कि जैसा अब तक हमने पढ़ रखा है, सेम वही लिखा हुआ है, कुछ अंतर नहीं है, है ना। ठीक है, तो टा ठा वगैरह के लिए क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, इसके लिए बेसिक जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं यहाँ पे बता दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। एक्चुअली बोर्ड छोटा है, तो आप लोग बेटर होगा कि क्लास जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे जो है आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है ना। अलग से टाइम दोगे इसको लिखने के लिए, पढ़ते हुए जाओ और लिखते जाओ। का वर्ग के लिए मैं यहाँ पे एक एरो बना रही हूँ,
इसको आप लोगों को गौर कर रहा है। इसके बाद इसका क्या यूज है, कहाँ यूज है, इसके बारे में भी बताऊंगी। ये आपका हो गया चा के लिए, ये एरो टा के लिए, ये आपका टा के लिए, ये आपका प के लिए, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये सबको मैं बताऊंगी, पहले इतना देख लेते हैं। आप लोग एक डायग्राम को याद रखिएगा जिसमें आपका मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये जो रेखा है, रेखाओं के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आड़ी रेखा क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, तिरछी रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है, ये सब के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो सब भी देख सकते हो। लेकिन चूंकि आप क्लास के बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो आप रेखा देखते हो ना, इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा। तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे होता है। ये वक्र रेखा हो गया। ये आपका सरल रेखा हो गया, इसको सरल रेखा कहते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, सीधा लाइन हो सकता है, इस तरीके से तिरछा लाइन हो सकता है। ये आपकी क्या हो गई? सरल रेखा हो गई। इसके बाद आपका तिरछी रेखा, तो आप समझ ही रहे हो कि ये सारी की सारी तिरछी रेखा है। आप लोग कहीं देखोगे कि लिखा हुआ रहता है सीधी रेखा और लिखा रहता है आड़ी रेखा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो आप लोग यहीं पे देखो कि वक्र रेखा जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो आड़ी रेखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो रेखाएं आप देख रहे हो, ये भी आपका आड़ी रेखा के अंतर्गत आएगा। और सीधी जो रेखा है इस तरीके से, ये आपकी मेनली ये वाली जो है आपकी सीधी रेखा के अंतर्गत आएगी। बस इतना जानना है, ज्यादा भी उतना जानने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये जो लाइन है ये आपका का वर्ग के लिए है, ठीक है। ये लाइन आप याद रखो, ये आपका का वर्ग के लिए है। एक लाइन मैंने यहां से ऐसे दे दिया, इसको ये पा वर्ग के लिए है। क्यों है, कैसे है, ये भी बताऊंगी। नीचे वाली लाइन से जस्ट 35 डिग्री ऊपर की ओर ये रेखा आपका रा के लिए है, और जो सीधी रेखा है, ठीक है, इससे जस्ट 30 डिग्री नीचे की ओर एक रेखा देंगे, ये आपका चा वर्ग के लिए है। आप लोग देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि लिखते वक्त जो है कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों रेखाएं बहुत ज्यादा सिमिलर लगती हैं, दोनों ही जो है आपका तिरछी रेखा है। तो आप लोग ये चीज पे ध्यान रखोगे कि चा वर्ग जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, जबकि रा जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और रा जो है नीचे वाली लाइन के काफी करीब होता है, चा जो है आपका टा के करीब, यानी कि सीधी लाइन के करीब होता है। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये बेसिकली जो है आपका ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस याद रखने का तरीका है कि कैसे याद किया जाता है, इससे आपको आसानी होगा लिखने में। ये आप डायग्राम जो है अपने माइंड में अच्छे तरीके से कैप्चर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक और डायग्राम बनाया, ठीक है। एक ये हो गया, और एक डायग्राम आपका ये हो गया, क्रॉस का और प्लस का डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये दोनों आपका ता के लिए प्रयोग होता है। ये सब बताऊंगी मैं आगे, फिलहाल आप इसको देखो, समझो, फिर इसी से मैं उठा करके यहाँ पे लिखूंगी। ये आपका माँ के लिए होता है, ये ना के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हो ये ला के लिए प्रयोग करते हैं, इसको रा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका सा के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये भी सा के लिए प्रयोग होता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, वो बताऊंगी मैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये सारी की सारी रेखाओं को देने का एक पर्पस है, क्यों दिया गया है ये सब भी मैं बताऊंगी, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आप लोग इतना अच्छी तरीके से समझ लेंगे। वर्णमाला को बहुत सारे बच्चों को बीच बीच में बस ये तालव्य सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, मूर्धन सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, दंत सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है ना।
आप लोगों को ये सब आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेनो में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज। एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब अगर देखा जाए ना तो हिंदी शॉर्ट हैंड लेना बहुत आसान लगता है कि हिंदी शॉर्ट हैंड कर लेना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी बोलते हैं। बोलना और लिखने में काफी फर्क होता है। जो बच्चे हिंदी एज अ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए होते हैं ना, उनके आप हिंदी देखोगे, और जो बच्चे जो है सिर्फ बोल चाल में उसका प्रयोग कर रहे हैं, मेनली ना ही पर डे का जो है एक स्टोरी लिख रहे हैं, ना ही हिंदी कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, आप देखोगे कि जब आप स्टेनो लिखना शुरू करोगे तो पूर्ण विराम में आपको प्रॉब्लम होगा, कॉमा देने में प्रॉब्लम होगा, यानी कि अल्प विराम देने में प्रॉब्लम होगा। कहाँ पे जो है तुरंत स्पीडली जब हम लिख रहे हैं तो कहाँ पे तुरंत आपका प्रश्नवाचक मार्क देना है, ये सब में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीजें जो है बहुत इजी लग रही होगी कि ये सब क्या ही है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आसान है और इसको समझना बहुत आसान है। आप लोग पढ़ लीजिए, आगे वाली क्लासेस में मैं इसके आगे बताऊंगी।